आज मैं आपके साथ इस टॉक में बात करने वाला हूं ऑन वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी जिससे आपका सेल्स बढ़ सकता है, आपका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, आपका मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ सकता है और मार्केट आपको एज अ लीडर परसीव कर सकता है. एंड इंस्टेड ऑफ शेयरिंग थियोरीज एंड जार्गन्स, मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एक कंपनी की केस स्टडी शेयर करूं जिन लोगों ने परिवर्तन या ऐसे और प्रोग्राम्स मास्टरमाइंड के साथ पास्ट में किए हैं, जिन्होंने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. उनके साथ मैं ये केस स्टडी कई बार शेयर कर चुका हूं. उनके लिए आज ये केस स्टडी दोबारा एक रिफ्रेशर साबित होगी. और जिन लोगों ने मुझे कभी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं सुना, उनके लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग इंसाइट साबित होगा. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जिसको यूज करके आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो, आप अपने सेल्स बढ़ा सकते हो, आप अपनी मार्केट लीडरशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो. और उन कई स्ट्रैटेजीज में से मैं एक स्ट्रैटेजी आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन. और मार्केट पेनिट्रेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द केस स्टडी ऑफ कैडबरी. जिन लोगों ने ऑफ कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया उनको पता है कि कैडबरी की केस स्टडी को लेके मार्केटिंग इनसाइट्स मैंने बहुत डिटेल में शेयर की हुई है. सो टुडे वंस अगेन एज अ रिफ्रेशर मैं आपके साथ ये केस स्टडीज शेयर करना चाहता हूँ, केस स्टडी ऑफ कैडबरी. एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उससे आप अपने बिजनेस के लिए कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स डिराइव कर पाओगे, इन आइडियाज को अपने बिजनेस में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाओगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन आइडियाज या स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए किस टाइप का माइंडसेट चाहिए, किस टाइप की धीरज चाहिए, किस टाइप का पेशेंस चाहिए, और किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी. और उस अंडरस्टैंडिंग के को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी कंपनी के सेल्स ग्रोथ को प्लान करोगे या अपने कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लोगे सेल्स एंड मार्केटिंग को लेके या अपने बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को लेके. सो लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड कि कैडबरी जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, इन्होंने जब इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त क्योंकि आप नए मार्केट में एंट्री कर रहे हो, और कैडबरी कोई नई कंपनी नहीं थी जब मार्केट में आई, या ये कोई नई ब्रांड नहीं थी. ऑफ कोर्स ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और इसके पास और भी कई सारी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स हैं, बट कैडबरी इज वन ऑफ द ब्रांड. इनके पास ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट था. वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ही अच्छी एस्टैब्लिश ब्रांड थी, काफी अच्छा सेल्स था, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू थी, और उन्होंने इंडियन मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया. सो जब भी आप अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट को लेके नए मार्केट में जाते हो तो आपका स्ट्रेटेजिक फोकस होता है मार्केट डेवलपमेंट पर. नाउ मार्केट डेवलपमेंट जब आप करते हो, किसी नई कंट्री में आप गए तो ना आपके पास कोई डीलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना रिटेलर्स है, ना कोई चैनल पार्टनर है, ना सेल्स टीम है, ना कस्टमर्स है, ना कोई ऐसी कस्टमर टेस्टिमनीज है आपके पास, और आपको कंप्लीटली नए मार्केट के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है. तो ऐसे समय में मार्केट डेवलपमेंट आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी और आपका मेजर इन्वेस्टमेंट मार्केट डेवलपमेंट साइड में जाएगा. नाउ आई रिमेंबर, मैं अभी कुछ दिनों पहले चंदू भाई से मिला था जो कि बालाजी वेफर्स के वन ऑफ द फाउंडर है. उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा था वेफर इंडस्ट्री में और नमकीन इंडस्ट्री में जब बालाजी का ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन 10% था, पर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करने का खर्चा 15% ऑफ द रेवेन्यू था, यानी 5% की लॉस हो रही थी. बट उन्होंने कहा कि हमें यह समझ में आया था कि एक बार साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करके हमने अगर सेल्स चैनल एस्टैब्लिश कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पावरफुल बना लिया, मार्केट रीच बढ़ा दी और कस्टमर ने हमारी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो 4 साल हमने लॉस की है या मार्केट डेवलपमेंट के पीछे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो आगे चल के हमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न देगा.
और आज आप देख सकते हो कि बालाजी करीब 2,500 करोड़ से ऊपर का उसका एनुअल रेवेन्यू वाली कंपनी है, जिसके 3 प्लांट है, वलसाड़, इंदौर एंड राजकोट में, और ये करीब 8 to 9 स्टेट्स के मार्केट को आज डोमिनेट कर रही है अपनी प्रोडक्ट से। सो कैडबरी जब इंडिया में आया तो उन्होंने मार्केट डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। सो जो एसएमई एंटरप्रेन्योर इस समय इस लाइव प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली लर्निंग ये है कि मार्केट डेवलपमेंट ये पेशेंस का काम है, ये लंबे इन्वेस्टमेंट का काम है, और हो सकता है कि आपकी अर्निंग से ज्यादा खर्चा हो और आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट डेवलपमेंट में आपको और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपकी सेल्स से जो मार्जिन आ रहा है दैट इज नॉट इनफ, तब आपकी सेल्स बहुत कम होती है लेकिन मार्केट डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी एसएमई एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट के लिए नए मार्केट में एंट्री कर रहे हैं या करने वाले हैं और मार्केट डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि जिस मार्केट में आप लॉन्च करो वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग सेल्स मिले, वो मार्केट आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो, तो फिर पहले कुछ साल आपको उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के माइंडसेट से जाना पड़ेगा। हमारे एसएमई एंटरप्रेन्योर्स का ये माइंडसेट बहुत ही हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत शॉर्ट साइटेड है। हम बहुत छोटा सोचते हैं। 6 महीने से मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम मार्केट बंद कर देते हैं, या सेल्स स्टाफ को निकाल देते हैं, या मार्केटिंग एजेंसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। हम बहुत हेस्टी डिसीजंस लेते हैं। हमको लगता है कि 4-6 महीने में तो जादू हो जाना चाहिए। बट मैंने आज इसीलिए कैडबरी की केस स्टडी आपके साथ शेयर करने का सोचा। बालाजी की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कोई भी नया मार्केट डेवलप करना ये इजी काम नहीं है। बरसों लग जाते हैं, कई बार डिकेड लग जाता है, 10 साल 15 साल लग जाते हैं किसी मार्केट में एस्टैब्लिश होने के लिए और एक डिजायर्ड सेल्स डेवलप करने के लिए। लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचो, अच्छे पोर्टफोलियो में पैसा लगा के वेट करो। सिमिलरली ये जो बिजनेस भी है, मार्केट जो इंसान डेवलप करने के लिए मेहनत करेगा, जो भी एंटरप्रेन्योर या ब्रांड मार्केट डेवलपमेंट के पीछे इन्वेस्टमेंट करेगी और उनका माइंडसेट डिकेडल होगा, 10 साल 15 साल 20 साल की जिसकी फोरसाइट होगी, शायद वही इस मार्केट को सही ढंग से पेनिट्रेट कर पाएगा, उसमें अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर पाएगा और उसका पूरा बेनिफिट आगे के 4 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 40 साल में आरओआई भी ले पाएगा। लेकिन ये महीनों की गेम नहीं है, ये बरसों की गेम है, ये डिकेडल गेम है। सो कैडबरी ने जब इंडिया में लॉन्च किया तो मार्केट डेवलपमेंट पे दे इन्वेस्टेड अ लॉट, लेकिन मैं मार्केट डेवलपमेंट फेज की बात नहीं करने वाला। ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट केस स्टडी है और कभी किसी दिन मैं हाउ कैडबरी डेवलप्ड इट्स मार्केट या मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज क्या यूज की, कैसे अपने मार्केट को डेवलप किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट किया, इस पे आई विल टॉक सम अदर डे। बट आज मुझे जो ज्यादा बात करनी है दैट इज अबाउट मार्केट पेनिट्रेशन। सो कैडबरी ने इंडिया में लॉन्च किया, उसके कई सालों के बाद से एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट था, मैं वहां से आज की ये जो मार्केट पेनिट्रेशन की स्टडी है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सो जब कैडबरी ने कुछ साल मार्केट में निकाल दिया इंडियन मार्केट में, उनके सामने एक समस्या थी और वो ये है कि वेस्ट में, और मुझे याद है जहां तक ये आई थिंक 2000 के ईयर में जब मैं ये केस स्टडी पे काम कर रहा था और आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे मेरे मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स के दौरान मेरे सर ने एक टास्क दिया था कि गो आउट एंड स्टडी द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ वन ऑफ द कंपनी। सो आई सेड लेट मी चेक अबाउट कैडबरी। तो तब मैंने जो एक इनका जो केस स्टडी पढ़ा था या उनकी जो डिटेल्स तब मैंने जानी थी, तब पता चला कि यूरोप में इन लेट 90s की मैं बात कर रहा हूं, अर्ली 2000 से पहले के कुछ सालों की, पर पर्सन पर एनम 850 से 900 ग्राम चॉकलेट का कंजम्पशन था, जबकि वही कंजम्पशन इंडिया में था 160 ग्राम। सो इंडियंस जितनी चॉकलेट खाते थे उससे 5 to 6 टाइम्स ज्यादा पर पर्सन चॉकलेट का कंजम्पशन था यूरोप एंड वेस्टर्न मार्केट्स में। और कैडबरी वही सेल्स इंडिया में डेवलप करना चाहता था। अब ऑफ कोर्स यूएस में उस समय 25-26 करोड़ की पॉपुलेशन थी और हमारे यहाँ पॉपुलेशन थी करीब 80-85 करोड़ की। सो तब इनको 160 ग्राम पर पर्सन चॉकलेट का कंजम्पशन मिल रहा था। नाउ
अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, एज अ बिजनेसमैन आपको पर पर्सन 100 ग्राम का भी सेल मिलता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, और हम उस मार्केट से ध्यान हटा के नए मार्केट डेवलपमेंट के पीछे अपनी एनर्जी लगाने लगते हैं। पर कैडबरी ने यही सोचा कि 160 ग्राम है, उसको हम 300 ग्राम्स पे कैसे लेके जाए पर पर्सन, हम उसको 900 ग्राम्स पे कैसे लेके जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो पर कैपिटा जो लेस कंजम्पशन था उसको कैसे बढ़ाए, इसको ध्यान में रख के उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन पे काम किया। और ये भी मैं अगर अर्ली 2000 की बात कर रहा हूं तो आज 20 साल बाद जब हम उस केस स्टडी पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो पिछले 20 सालों में कैडबरी ने एक के बाद एक क्या कदम उठाए, क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई की और क्या आइडियाज लगाए, जिससे आज उनका पर पर्सन इंडिया में ऑलमोस्ट 450 ग्राम्स टू 500 ग्राम्स पर पर्सन कैडबरी चॉकलेट्स का कंजम्पशन है। नाउ तब 80 करोड़ की पॉपुलेशन में, 85 करोड़ की पॉपुलेशन में 160 ग्राम, तो आप टोटल लगा सकते हो क्वांटिटी क्या थी। आज ऑलमोस्ट 138 टू 40 करोड़ पब्लिक में पर पर्सन 450 टू 500 ग्राम्स चॉकलेट पर पर्सन पर एनम, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम कैडबरी ने अचीव किया। सो जब तक इनको विश्वास है कि मार्केट में और चॉकलेट बेची जा सकती है, सेम मार्केट में सेम कस्टमर को हम और चॉकलेट खाने के लिए उकसा सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं, उसको एनकरेज कर सकते हैं, और इसी मार्केट से हम बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर अचीव कर सकते हैं, तब तक एज एन एंटरप्रेन्योर आपको नए मार्केट डेवलपमेंट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बालाजी। बालाजी ने कई सालों तक सिर्फ गुजरात पे कॉन्सेंट्रेट किया था। चंदू भाई ने अगेन वही जब लास्ट में मिला था उन्होंने ये थॉट भी शेयर किया कि जब तक गुजरात में ही इतना ज्यादा पोटेंशियल बचा था तो हम गुजरात को छोड़ के अगर महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी जैसे मार्केट के पीछे भागते गुजरात को डेवलप किए बिना, तो वो जो मार्केट पोटेंशियल है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स को मिल जाता है, उसको वो एक्सेस कर लेते हैं। सो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी, पहले गुजरात को पूरी तरीके से कैप्चर कर लो, एक पॉसिबल लोकेशन जहां से वेफर बिक सकती है उसको कवर कर लो। ऐसा एक भी पोटेंशियल आउटलेट, काउंटर या एरिया नहीं होना चाहिए जहां पे वेफर की सेल का पॉसिबिलिटी है और बालाजी अवेलेबल ना हो। जब हमने गुजरात को पूरी तरीके से कवर कर लिया, मार्केट पेनिट्रेशन एस्टैब्लिश कर लिया, फिर यही लर्निंग कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, सेल्स टीम क्या होनी चाहिए, उनके जेडी केआरए क्या होने चाहिए, इनका रिपोर्टिंग कैसे लेना चाहिए, पेनिट्रेशन किस लेवल का एक्सपेक्ट करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर से और सेल्स टीम से, सेल्स टारगेट क्या रखने चाहिए, रिटेलर के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये सारी लर्निंग ली और फिर उसी मॉडल को कट कॉपी पेस्ट किया महाराष्ट्र में, एमपी में, राजस्थान में और अदर स्टेट्स में। एंड एज अ रिजल्ट टुडे बालाजी इज वन ऑफ द पावरफुल ग्रुप इन their प्रोडक्ट कैटेगरी। सो लेट्स कम बैक टू कैडबरी केस। सो कैडबरी को भी यही था कि 160 ग्राम को हम कैसे 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, 500 ग्राम्स पे या 900 ग्राम्स पे पर पर्सन ले जाए। जब ये अपनी सेल्स पर पर्सन बढ़ाना चाहते थे, कंजम्पशन पर पर्सन बढ़ाना चाहते थे, इनके सामने 2-3 इंडियन मार्केट को उन्होंने बहुत ही इनडेप्थ स्टडी किया, तो उनको 2 से 3 ऐसे एट्रीब्यूट पता चले इंडियन मार्केट के जिसपे इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया अगले 15 से 20 साल और आज भी कर रहे हैं। इन्होंने 50 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, 2 से 3 इश्यूज को आइडेंटिफाई किया और आज तक पिछले 20-25 सालों से कंसिस्टेंटली उन्हीं 2-3 इश्यूज पे ये काम कर रहे हैं। सबसे पहला इश्यू था कि इंडिया में पब्लिक बहुत है लेकिन पब्लिक की जेब में पैसा बहुत कम है, क्योंकि इंडिया वाज कंसीडर्ड टू बी अंडर डेवलप्ड कंट्री। हम 90s की बात कर रहे हैं। सो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, 70% लोग गरीब है, मुश्किल से 2 टाइम का खाना ये जुटा पाते हैं। ऐसे में चॉकलेट्स, प्रीमियम चॉकलेट के पीछे ये खर्चा नहीं करेंगे, इनफैक्ट चॉकलेट भी खरीदेंगे कि नहीं वो भी एक सवाल होगा। सो दे अंडरस्टूड कि इंडिया में पब्लिक बहुत है, मासेस है, बट दे हैव वेरी लो मनी टू स्पेंड, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है इनके पास। सो दैट इज वन। सेकेंड, भारत में उस समय लोगों का परसेप्शन यह था, मार्केट का परसेप्शन, कि चॉकलेट्स बच्चों के लिए है, सिर्फ बच्चे ही चॉकलेट खाएंगे। सो 85 करोड़ तब और अभी 138 करोड़, अगर चॉकलेट सिर्फ बच्चे खाएंगे तो आप हार्डली 20 से 25% पॉपुलेशन तक अपनी प्रोडक्ट को बेच पाओगे। उससे ऊपर की जो एज ग्रुप है वो चॉकलेट
नहीं खाती थी इंडिया में, या चॉकलेट वो अपने लिए नहीं मानती थी। सो ये एक परसेप्शन था, मेंटल ब्लॉक। पहला था कि परचेस पावर कम है, दूसरा यहाँ के लोग चॉकलेट को बच्चों की प्रोडक्ट समझते थे, तो वो एक दूसरा मेंटल ब्लॉक था। एंड थर्ड इश्यू था यहाँ पर कि चॉकलेट कम बिकने की एक वजह थी, यहाँ पे मिठाई का सेल ज्यादा है। नाउ वेस्ट में थैंक्स गिविंग डे है तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होगी, न्यू ईयर है तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि वहां पे मिठाई नहीं है, वहां पे चॉकलेट कल्चर है। इसलिए वहां पे पर पर्सन पर कैपिटा कंजम्पशन हाई है। तो जब तक इंडिया में हम मिठाई को टक्कर नहीं देंगे, मिठाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक कैडबरी का जो हम पर पर्सन सेल बढ़ाना चाहते, जो लार्ज वॉल्यूम हमें चाहिए, वो नहीं मिल सकता। सो बहुत ही इन डेप्थ स्टडी थी। नाउ अगेन एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक एसएमई एंटरप्रेन्योर हो तो इतना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मार्केट के बारे में, मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में, कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में, अगर आप इतना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो सही कदम उठाओगे, सही प्लानिंग करोगे और सही जगह अपनी ताकत को इन्वेस्ट करोगे। बट हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे मार्केट में रेयरली विजिट करते हैं, कस्टमर्स को रेयरली सुनते हैं, डिटेल में कभी फर्स्ट हैंड जाके मार्केट सर्वे करना, उसका हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम ऑफिस में बैठे बैठे डिसीजंस लेते हैं और मोस्टली हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर जो करता है उसको कॉपी मारते हैं। सो हम दूसरों को कॉपी मारते हैं, अगर दूसरे ने कुछ गलत किया है तो हम भी वही गलती दोहराते हैं, क्योंकि हम उसको कॉपी कर रहे हैं। सो जब तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस तरीके से कैडबरी ने ये इश्यूज आइडेंटिफाई किए कि भाई यहाँ पब्लिक है लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं है, यहाँ लोग मानते हैं कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए है, एंड थर्ड इज कि मिठाई की वजह से चॉकलेट का सेल कम आ रहा है। तो ये तीन चीजों को स्टडी करके इन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई, और क्या क्या स्टेप लिए मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स गो बाय। सबसे पहला जो फंडा है, जो हम आए दिन एज अ जार्गन सबके सामने अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं, वो है जो दिखता है सो बिकता है। नाउ कैडबरी जो प्रोडक्ट है वो इंपल्स बाइंग प्रोडक्ट है। सो इनको पता था कि हमारी प्रोडक्ट का नेचर क्या है। इंपल्स बाइंग प्रोडक्ट यानी कहीं अगर दिख गई एक्सीडेंटली तो खाने की इच्छा होगी और आप उसको खरीद लोगे। लेकिन हमारे घर से जो लेडीज या अगर हम भी कभी शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो हमारी जो ग्रोसरी लिस्ट होगी उसमें लिखा होता है कि हमको 5 किलो शुगर खरीदना है, 5 लीटर ऑयल खरीदना है, या 10 किलो गेहूं खरीदना है। लेकिन उस लिस्ट में कभी ये नहीं होता कि हमें 3 डेयरी मिल्क खरीदनी है। डेयरी मिल्क कभी प्लान्ड परचेज में नहीं आता कि जिसका प्लानिंग करके लिस्ट बना के हम चॉकलेट खरीदेंगे। डेयरी मिल्क या तो चॉकलेट एक इंपल्स बाइंग प्रोडक्ट है, दिख गई तो खाने की इच्छा होती है और बिक जाती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट था कि कैडबरी चॉकलेट जगह जगह पर दिखनी चाहिए। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी दे अप्लाइड इज, एंड ऑफ कोर्स ये तो बहुत पहले से ये लोगों ने अप्लाई किया था, इसकी कैडबरी की जो चॉकलेट्स है, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, ये सारी प्रोडक्ट्स, ये हमेशा कैश काउंटर पर ही रखी जाएगी। आज भी आप देखना, किसी सुपरमार्केट में जाओ, किसी मॉल्स में जाओ, कि किसी अच्छे स्टोर में जाओ, किसी कैफे में जाओ, किसी बेकरी में जाओ, कैडबरी की प्रोडक्ट्स आपको हमेशा कैश काउंटर के आसपास ही मिलेगी। क्योंकि कैडबरी की टीम जानती थी कि कैश काउंटर पे कस्टमर खड़ा रहता है, बाहर से ऑर्डर देता है, अंदर से दुकानदार इनको सामान देता है। सो कैश काउंटर पर ही कस्टमर ज्यादा वक्त बिताता है, और उस समय अगर उसके सामने कैडबरी की चॉकलेट होगी तो ये ज्यादा बिकेगी। नाउ जब दुकानदार को ये कहा गया कि आप चॉकलेट बेचो एंड सामने रखो, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई डिस्प्ले यूनिट नहीं है, चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, चॉकलेट चोरी हो जाएगी, तो हम उसको काउंटर पे नहीं रखेंगे। सो कैडबरी ने इस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी कॉस्ट पे उन्होंने डिस्प्ले यूनिट्स बनाए, डिस्प्ले काउंटर बनाए, अट्रैक्टिव। ऑफ कोर्स ये अभी बहुत लेटेस्ट है। पुराने समय में अगर आपको याद हो तो पर्पल कलर का एक बॉक्स हुआ करता था, क्रॉस शेप वाला, और उस पर ग्लास का डोर हुआ करता था। सो वो ग्लास कैबिन दिया करते थे, कैबिनेट छोटा सा, जो कैश काउंटर पे पड़ा रहता था। कैश काउंटर पे रहेगा तो ही बिकेगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी क्या दे हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ न्यू अट्रैक्टिव पैकेजिंग्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कितने डिफरेंट टाइप के पैकेजिंग से भी ज्यादा डिस्प्ले यूनिट्स इन लोगों ने खड़े किए हैं, क्योंकि कलर बहुत ही कैची है, अट्रैक्टिव है, और इसका प्रेजेंटेशन पावरफुल होगा अच्छे डिस्प्ले यूनिट से, तो चॉकलेट्स उतनी ज्यादा बिकेगी। सो छोटे काउंटर के लिए अलग, मॉल्स में जो एक बास्केट में भर के डंप किया जाता है, डंप डिस्प्ले जिसको बोलते हैं, उसके लिए अलग,
स्टैंडिंग डिस्प्ले, रेफ्रिजरेटर टाइप डिस्प्ले, इनफैक्ट पूरी रेफ्रिजरेटर भी इन लोगों ने कई स्टोर्स में लगा रखे हैं। सो जो दिखता है वो बिकता है, तो मेरी प्रोडक्ट अगर कैश काउंटर पे होगी तो ही बिकेगी। सो दे वर्कड ऑन इट, और इन्होंने जहां पर भी डेयरी मिल्क का प्लेसमेंट किया, प्रोडक्ट हमारी हमेशा कैश काउंटर पर ही होगी, और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े, जो इन्वेस्टमेंट करना पड़े, रिटेलर को जो भी हमें मार्जिन डिस्प्ले काउंटर देना पड़ा या एक एक दुकान के पीछे जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े वो हम करेंगे। सो उन्होंने सारे कदम उठाए। इनिशियली इनको बहुत महंगा पड़ा होगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज जब मार्केट शेयर बढ़ा है तो आई एम श्योर जितना उन्होंने तब इन्वेस्ट किया था उसका कई गुना ज्यादा रिटर्न आज उनको मिल गया है। सो मार्केट डेवलपमेंट या मार्केट पेनिट्रेशन, आप जिस किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, और उसके पीछे इनिशियली जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े वो करने की तैयारी होनी चाहिए। आप आज ही सेल्स होगा, सेल्स के सामने सेल्स टीम का कितना खर्चा हो रहा है, दुकानदार को क्या मार्जिन दे रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, अगर हम अभी से स्कोर बोर्ड के चक्कर में पड़ेंगे कि मेरा स्कोर क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, मेरा एनपी कितना बैठ रहा है, अभी हमने मार्केट डेवलप किया नहीं और हम प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। 6 महीने से ज्यादा अगर कहीं पे नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हम उस आइडिया को ही डिस्कार्ड कर देते हैं। ये केस स्टडी मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि हम माइंडसेट को पहले कंपेयर करें। ये आइडियाज आपको भी पता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन इसके पीछे पेशेंटली बरसों तक काम करने की तैयारी कितने लोगों की है, बरसों तक किसी मार्केट को डेवलप करने के लिए सेक्रीफाइस कौन कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड वॉज कि इंडिया में पब्लिक बहुत है लेकिन उनके पास पैसा बहुत कम है। इनफैक्ट आज भी इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट कैडबरी को इंडिया में 40-50 साल हो गए, इतने सालों के बाद भी कैडबरी 5 रुपए के एसकेयू में अवेलेबल है। डेयरी मिल्क 5 स्टार, ऑफकोर्स एक्लेयर तो उससे भी कम रेट में है, शॉर्ट्स उन्होंने निकाली वो उससे भी कम प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था मैंने शायद 1 रुपए की डेयरी मिल्क भी खरीद कर खाई हुई है। सो पब्लिक के पास पैसा नहीं है, छोटे से छोटा आदमी इसको अफोर्ड कर सके, इसको सैंपल टेस्ट कर सके, ताकि जिस दिन उसकी इनकम बढ़े, जब उसके पास पैसा हो, ये ज्यादा बड़ी साइज के चॉकलेट खरीदेगा और परमानेंटली चॉकलेट खाने का आदी हो जाएगा। सो पहले एकदम एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट पे लोगों को प्रोडक्ट खाने की आदत डालना है। सो इन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। ऑफकोर्स लॉन्च किया था और उसके बाद काफी लंबे समय तक सस्टेन किया। आज भी लो प्राइस पॉइंट पे इनके एसकेयूज अवेलेबल है। नाउ अगेन गो बैक टू जिन लोगों ने परिवर्तन प्रोग्राम अटेंड किया है उन्हें केविन केयर की केस स्टडी याद होगी। चिक शैम्पू 1 रुपए में इन्होंने लॉन्च किया था। इनके जो ओनर है रंगनाथन, मिस्टर रंगनाथन, उन्होंने कहा कि जब मैं मार्केट में गया और कस्टमर से पूछा, काफी लोग उस समय सोप, शिकाकाई, अरीठा ये सब यूज कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप शैम्पू यूज क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि एक साबुन से घर के सारे लोग नहा लेते हैं, बट अगर 4 लोगों को शैम्पू यूज करना है तो 1 पर्सन का 1 रुपया, तो 4 लोगों के 4 रुपए लगेंगे, और हफ्ते में 2 दिन करोगे तो 8 रुपए, महीने के करीब 32 से 35 रुपए शैम्पू के पीछे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम शैम्पू यूज करेंगे लेकिन आप हमें 25 पैसे का शैम्पू दो। सो उन्होंने उस समय कैलकुलेट किया था कि 25 पैसा तो नहीं, लेकिन अगर हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी काम करें तो हम 50 पैसे में जरूर दे सकते हैं। सो 50 पैसे का पाउच दिया, ताकि जिन लोगों को शैम्पू यूज करना है एस्पिरेशनली, लेकिन पैसे की वजह से, कॉस्ट की वजह से नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को हम साबुन से शैम्पू पे एक बार लेके आए। फिर वही इंसान जो 50 पैसे का शैम्पू ले रहा है कल 1 रुपए का लेगा, फिर 2 रुपए का लेगा, फिर किसी दिन 30 ml लेगा, फिर 50 ml लेगा, 100 ml लेगा। और आज आप देखो, ये चिक शैम्पू इज वन ऑफ द ब्रांड जिसने इंडिया में शैम्पू का मार्केट डेवलप किया, उसके लिए मेहनत की। और आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें 500 ml के 2-3 शैम्पू के बॉटल आपको नहीं मिलेंगे। 2 बाथरूम 3 बाथरूम है तो तीनों में अलग अलग ब्रांड के शैम्पू हो गए। फीमेल के लिए अलग होगा, मेल के लिए अलग होगा, बच्चे अलग फ्लेवर का शैम्पू यूज कर रहे हैं। अमेजिंग। सो 50 पैसे से कस्टमर को आदत डाली और आज उनको 500 ml की बॉटल तक लेके आए। सेम कैडबरी ने किया, 1 रुपए की चॉकलेट देके आपको जो आदत डाली, आज कैडबरी कहां से कहां पहुंचा है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो अफोर्डेबल प्राइसिंग।
आई रिमेंबर, मैं हमेशा से ये कहता था कि इंडिया में अगर आपको ज्यादा माल बेचना है तो आपको 3 स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए. आइदर यू शुड गिव अ स्मॉल पैक. अगर आप किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट में हो तो स्मॉल पैक इज अ वेरी गुड आइडिया. या तो स्मॉल पैक दो या वेरी लो कॉस्ट दो, सस्ता दो, अच्छी क्वालिटी का ऑफ कोर्स, वरना लॉन्ग टर्म मार्केट डेवलप नहीं होगा. सस्ते का मतलब ये नहीं कि आप हल्की क्वालिटी दो. या फिर अगर आपकी प्रोडक्ट सस्ती नहीं हो सकती तो ईएमआई दो. इंडिया का मार्केट थोड़ा अलग है और यहां पे बिजनेस करने के लिए एज अ बिजनेसमैन आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच चाहिए. मल्टीनेशनल की स्ट्रैटेजीज एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते. बट इनफैक्ट जब मैं ये केस स्टडी शेयर कर रहा हूं कैडबरी की, मुझे लगता है इंडियन मार्केट को हमसे ज्यादा तो कैडबरी ने समझा है और ज्यादा इंडियन माइंडसेट से उन्होंने काम किया है. आई ऑलवेज से कि हमारा माइंडसेट ग्लोकल होना चाहिए. ग्लोबल प्लस लोकल का कॉम्बिनेशन इज ग्लोकल. मुझे लगता है कैडबरी ने ग्लोकल माइंडसेट से ज्यादा स्ट्रांगली काम किया है. हम शायद इतना लेवल पे इतना स्ट्रांगली काम नहीं कर पाते जितना मल्टीनेशनल्स इंडियन मार्केट को समझ के इंडियन मार्केट में ग्लोकल माइंडसेट से काम कर रहे हैं. सो दे अफोर्डेड एंट्री लेवल प्राइसिंग ताकि जिनको चॉकलेट खानी है वो हर इंसान खा सके. एक बार टेस्ट लगेगा तो वही कस्टमर फिर अपग्रेड होगा और फिर प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदेगा. थर्ड, तू जहां जहां मैं वहां वहां. नाउ कैडबरी क्योंकि या चॉकलेट्स इंपल्स बाइंग प्रोडक्ट है तो उन्होंने सोचा कि कस्टमर को जितनी जगह चॉकलेट दिखेगी उतना ही इसके बिकने के चांसेस है. तो कस्टमर कहां कहां जाता है? सो कस्टमर किराना शॉप पे जाता है, कस्टमर जनरल शॉप पे जाता है, कस्टमर डेयरी पे जाता है, कस्टमर बेकरी आउटलेट पे जाता है, कस्टमर स्टेशनरी आउटलेट पे जाता है, कस्टमर मेडिकल स्टोर पे जाता है, कस्टमर ट्रेन में ट्रैवल करता है, कस्टमर सिनेमा घर में जाता है, कस्टमर रेस्टोरेंट्स में जाता है, कस्टमर कैफे हाउस में जाता है. कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी जहां आपको कैडबरी ना मिले. सो पान वाले तक को नहीं छोड़ा. पान वाला मेडिकल स्टोर जहां पे एक्चुअली हेल्थ खराब हो तो अच्छी हेल्थ करने की दवाइयां मिलती, वहां पे भी आपको चॉकलेट मिलती है आपकी शुगर बढ़ाने के लिए. सो मेडिकल स्टोर जिसका कोई लेना देना नहीं है वो भी चॉकलेट बेचते हैं. जस्ट इमेजिन कि कितने लेवल पे जाकर इन्होंने मार्केट को पेनिट्रेट किया, कस्टमर को एजुकेट किया, रिटेलर को एजुकेट किया, उनको ललचाया कि वो भी ये सारी प्रोडक्ट्स पोजीशन करके बेचते हैं. सो बहुत रेयर ऐसे आउटलेट्स होंगे जहां आपको चॉकलेट देखने को ना मिले. सो जहां पर भी कस्टमर जाता है वहां पर हमारी प्रोडक्ट विजिबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हम जब एडवर्टीजमेंट करें लोगों को खाने की इच्छा हो और घर से बाहर निकलते ही तुरंत उसे वो चॉकलेट दिखे, वो उसको खरीदे और हमारा बिजनेस हो. कई बार क्या है, हम प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं करते और एडवर्टीजमेंट्स करते हैं. जब आपका प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, 50 में से एक शॉप पे मिलता है आपका माल, एडवर्टीजमेंट करके क्या फायदा. एडवर्टीजमेंट से पहले इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी. आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे लेकिन 10 में से 9 आउटलेट पे आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है और विजिबल है तो ऐसे बिक जाएगी. लेकिन हमें एडवर्टीजमेंट करने की बहुत घाई होती है, अवेलेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन पे हम ध्यान नहीं देते. सो अगेन दैट इज अ मिस्टेक. बहुत कुछ सीखने जैसा इस केस स्टडी से. नंबर 4, हर एज के लिए. सो इफ यू रिमेंबर मैंने स्टार्ट में कहा कि चॉकलेट सिर्फ बच्चे खाते हैं, ये फील थी. सो बच्चों को पूरी तरीके से टारगेट किया, बच्चों के मार्केट को कंप्लीटली कवर किया एंड देन दे स्टार्टेड टारगेटिंग द यंगस्टर्स. अर्ली 90s से यूथ को टारगेट किया जा रहा है चॉकलेट खाने के लिए. सो वैलेंटाइंस डे है, चॉकलेट दो. यू रिमेंबर वो एक एड, मुझे लगता है वन ऑफ द अर्ली एड्स जो यूथ को टारगेट करने के लिए थी, जहां पे एक लड़की क्रिकेट स्टेडियम में भागकर आती है एंड देयर वाज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, कुछ खास है हम सभी में. एंड एडवर्टीजमेंट इस तरीके से बनाया था कि यूथ वुड गेट अट्रैक्टेड टू द एडवर्टीजमेंट, द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट. धीरे 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 यूथ को टारगेट किया, कई सालों से किया है और कर रहे हैं एंड यूथ में चॉकलेट की पॉपुलैरिटी बढ़ाई है. ऐसे तो कई सारे कैंपेन्स इन्होंने किए. इवन अभी आप अगर रिसेंट एड देखोगे तो किसमी मिसमी टाइप जो एड है, अम्ब्रेला की एक लड़का रूफ से चल रहा है एंड नीचे उसकी गर्लफ्रेंड जा रही है. सो अगेन दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द प्रोडक्ट विथ यूथ. सो यूथ को कितनी लालच आती है चॉकलेट को देख के, ऐसी एड्स इतनी सारी उन्होंने रिलीज की है कि यू कांट इवन रेजिस्ट. सो आपका प्रमोशनल कैंपेन, आपकी सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका प्रमोशनल कैंपेन बनना चाहिए. प्रमोशनल मैसेज बहुत अपीलिंग होना चाहिए
ताकि वो जिस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो उसके दिलो दिमाग में आपकी प्रोडक्ट फिट हो जाए, आपका एक ब्रांड पोजिशनिंग हो जाए उनके माइंड में. सो दे टारगेटेड यूथ. एंड आज भी आप देखो कई सारी एड्स कैडबरी की या डेयरी मिल्क की है, कैडबरी के प्रोडक्ट्स की, जिसमें यूथ को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है. अब बच्चों को कम किया जाता है. बच्चों को ओरियो बिस्किट के लिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये उनका नया प्रोडक्ट है. सो आजकल बच्चों की ज्यादातर एड ओरियो बिस्किट्स की आएगी, लेकिन चॉकलेट्स की एड में ज्यादातर यंगस्टर्स दिखेंगे. एंड अगेन द नेक्स्ट सेगमेंट इज ओल्ड एज. सो पहले बच्चों को टारगेट किया, फिर जब यूथ में अच्छा पेनिट्रेशन होने लगा तो उनको लगा कि सीनियर जो एज ग्रुप है उनको भी चॉकलेट खाने की आदत डाली तो ही जो फेस्टिवल सीजन में मिठाई है उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे. और अगर सीनियर्स को टारगेट करना है तो अमिताभ बच्चन से ज्यादा बेटर ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता. सो आज से करीब 12-15 साल पहले से अमिताभ बच्चन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंडोर्स किया और सीनियर सिटीजन्स भी चॉकलेट खाते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं और उसको एंजॉय करते हैं. ये दिमाग में लोगों के डाला गया और जब सीनियर्स ने चॉकलेट को एक्सेप्ट किया, इनको लगा कि अब राइट टाइम है मिठाई पे अटैक करने का. एंड आफ्टर दैट द फिफ्थ इज कैडबरी और चॉकलेट्स आर फॉर ऑल ओकेजन्स. हर ओकेजन के लिए, आपके घर के किसी भी प्रसंग के लिए चॉकलेट एक राइट गिफ्ट हो सकता है. सो चॉकलेट इज फॉर ऑल ओकेजन्स. सो जब एज को टारगेट कर लिया, परचेस पावर को टारगेट कर लिया, अब बारी थी मिठाई पे एक सॉलिड अटैक करने की. एंड वी रिमेंबर लाइक उन्होंने कितने टाइप के एड कैंपेन्स चलाए. मुझे लगता है उन्होंने स्टार्ट किया रक्षाबंधन से, दिवाली गिफ्टिंग से सेलिब्रेशन की सीरीज निकाली. नाउ सेलिब्रेशन में भी 50 रुपीज का मिनिमम एसकेयू और मैक्सिमम एसकेयू 199 रुपीज का था. लेकिन आज अगर आप देखोगे तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए सेलिब्रेशन में सिल्क की रेंज, ड्राई फ्रूट बेस्ड रेंज, इतनी सारी प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च की है कि इसकी स्टार्टिंग तो 50 रुपीज से होती है, लेकिन 1400-1500 रुपए तक के इनके सेलिब्रेशन के पैक अवेलेबल है फॉर गिफ्टिंग. सो जहां हम मिठाई देते थे और बहुत ज्यादा प्रीमियम हो तो ड्राई फ्रूट देते थे, आज ये मिठाई और ड्राई फ्रूट की जगह पे चॉकलेट ने अपनी जगह बनाई है ऑलमोस्ट 30-40% मार्केट में. और आज हम चॉकलेट्स गिफ्ट करते हैं. आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें रेफ्रिजरेटर हो और उसमें 1-2 चॉकलेट ना हो. जैसे शैम्पू 2-3 बॉटल हम रखने लगे, 50 पैसे से स्टार्ट किया था, वैसे ही आज डेयरी मिल्क का पेनिट्रेशन इतना है या चॉकलेट का पेनिट्रेशन इतना है थैंक्स टू कैडबरी एंड अदर ब्रांड्स. लेकिन अदर ब्रांड को कभी इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं मिला एक्सेप्ट किटकैट ऑफ नेस्ले एंड ऑल, जितना कैडबरी ने मार्केट कवर किया. सो इफ यू लुक एट दिस इमेज, जब पप्पू पास हो जाए मीन्स आपका बच्चा पास होता है, तो आप पेड़े मत बांटो, मिठाई मत बांटो, चॉकलेट बांटो. शुभारंभ. सो इस एड में उन्होंने नारियल के शेप में चॉकलेट को डिस्प्ले किया है और ये बता दें कि अगर आप शॉप की ओपनिंग कर रहे हो तो चॉकलेट बांटो, अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो, नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हो तो चॉकलेट बांटो, कुछ भी नया कर रहे हो, कोई छोटा मोटा एक्टिविटी कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ भी नया हो रहा है तो ये एक शुभारंभ है आपकी जिंदगी में. आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो शुभारंभ में कई सारी एडवर्टीजमेंट कैंपेन दिखा के ये कहा कि हर ओकेजन पे चॉकलेट इज द राइट चॉइस. ये साइलेंटली हमारे सब कॉन्शियस में फिट किया गया है. एंड अब हम बहुत बिना सोचे समझे, अनकॉन्शियसली भी या सबकॉन्शियसली भी, आराम से जाके अगर हमें कुछ भी गिफ्ट करना है तो पहले चॉकलेट हमारे माइंड में आता है. ऑफकोर्स मिठाई आती है, ड्राई फ्रूट्स भी आता है, फ्रूट्स आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के दिमाग में चॉकलेट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के तौर पे फिट हो चुका है थैंक्स टू द एड कैंपेन्स ऑफ कैडबरी, जिस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेशन किया है. नाउ शुभारंभ के लिए तो है, इनफैक्ट वी रिमेंबर कि रक्षाबंधन है तो उसके लिए एड्स अलग, दिवाली गिफ्टिंग के लिए एड्स अलग, वैलेंटाइंस डे के लिए एड्स अलग, पप्पू पास हो जाए तो एड्स अलग, शुभारंभ करना है तो उसके लिए एड्स. दिन है सुहाना, आज 1 तारीख है, सो आपकी सैलरी आई तो यू शुड सेलिब्रेट. हम नहीं करते सेलिब्रेट, लेकिन ये हमको बोल रहे हैं कि सैलरी आती है तब भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो बनता है, आप कर सकते हो. तो जहां हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करते थे वहां पे सेलिब्रेशन करने की भी आदत डाली हमें, और सेलिब्रेशन में भी चॉकलेट ही हम शेयर करें. नाउ नीचे वाली अगर आप ऐड देखोगे तो डाइनिंग टेबल पे वो जो ऐड थी, इफ यू रिमेंबर, वहीदा रहमान भी वन ऑफ द ऐड में फीचर किया था उन्होंने. वो बेटा पूछता है कि आज खाने में मीठा क्या है, आज मीठे में क्या है,
एंड वाइफ वो थाली पर से कवर हटा के दिखाती कि नीचे डेयरी मिल्क है. सो इवन घर में स्वीट डिश क्यों बनाते हो, घर में जो आप शीरा सेवैया मिठाई जो भी बनाते हो वो भी क्यों बनाते हो, वहां पे भी डेयरी मिल्क खिलाओ अपनी फैमिली को. सो ये हमारे डाइनिंग टेबल तक पहुंच गए विद प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी. एंड कोई भी ऐड करेंगे उससे पहले अवेलेबिलिटी, क्योंकि इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पावरफुल कर लिया, अवेलेबिलिटी स्ट्रांग कर ली, रिटेलर्स का माइंडसेट बना दिया, उनको अट्रैक्टिव डिस्प्ले दे दिए, हर प्राइस पॉइंट की चॉकलेट स्टॉक करने की रिटेलर्स को हैबिट डाल दी, मल्टीपल टाइप के आउटलेट्स को टारगेट किया, अवेलेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है. अब कोई भी कॉन्सेप्ट रिलीज करेंगे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है सेल्स पे. सो दिस इज हाउ दे हैव क्रिएटेड सॉलिड मार्केट फॉर देमसेल्फ. सो मीठा है खाना आज पहली तारीख है, एज आई सेड सैलरी आती है तो यू कैन सेलिब्रेट. नाउ यू रिमेंबर दिस सेलिब्रेशंस फॉर फेस्टिवल, राखी, and this one is very important. Deliver joy to your employees and business partners this Diwali. Which means हम जो दिवाली पर अपने एम्प्लॉयज को मिठाई बांटते हैं, अपने सप्लायर्स को मिठाई बांटते हैं, अपने कस्टमर्स को हम मिठाई या ड्राई फ्रूट सप्लाई करते हैं, उसकी जगह पे दिवाली में आप सेलिब्रेशन, कैडबरी सेलिब्रेशन के बहुत सारे पैक साइज है, डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स है. आप हमें कॉर्पोरेट ऑर्डर दो अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को गिफ्ट करने के लिए, एंड बल्क ऑर्डर्स ये डायरेक्ट लेते हैं. सो दे नो कि इंडियन मार्केट में कब कब मीठा खाने का एक ओकेजन बनता है या गिफ्टिंग का ओकेजन बनता है, और उसको उन्होंने एनकैश किया है प्रॉपरली विद प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर मार्केट रिसर्च. देयर इज अ सॉलिड थिंक टैंक जो शायद इस पे काम कर रही है, और इसका पूरा एडवांटेज कंपनी को मिल रहा है. नाउ एज लेटेस्ट एज अभी कोरोना वायरस है और डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के एम्प्लॉइज, ये सब लोग काम कर रहे हैं, और एक बड़ी फोर्स सड़क पे जो काम कर रही है, आपका सिक्योरिटी गार्ड जो किसी बाहर वाले को आपके घर में नहीं आने देता. सो कैडबरी ने भी एक कैंपेन चलाया है, और इफ यू सी उस पर धन्यवाद, थैंक यू लिखा हुआ है, गुजराती अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है कि ये थैंक यू वाली डेयरी मिल्क लेके आप उसको चॉकलेट देके थैंक यू बोलो. सो थैंक यू तो हम बोलते हैं, लेकिन कैडबरी हमें सिखा रहा है कि खाली थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, कुछ मीठा देना चाहिए. और मीठा मीन्स व्हाट? आज मीठे का डेफिनेशन ही चॉकलेट है, मीठे का मतलब ही कैडबरी हो गया हमारे लिए. कुछ मीठा हो जाए अगर कोई बोलता है तो हमें याद आता है कि इट्स अबाउट कैडबरी. सो ये किसी ओकेजन को नहीं छोड़ते, बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ मार्केट को पेनिट्रेट किया है, और अपनी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी. नाउ टाइम टू टाइम कस्टमर को नए पैकेजिंग्स चाहिए, नए वेरिएंट्स चाहिए, नई नई वेराइटीज चाहिए. ये चेंजिंग टेस्ट के हिसाब से कस्टमर को टारगेट कर रहा है. नाउ आई नेवर न्यू, लेकिन जब मैंने अभी इस प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा स्टडी और किया तो पता चला कि इनकी वेबसाइट पे पर्सनलाइज गिफ्टिंग का भी एक ऑप्शन है, जहां पर कैडबरी की ब्रांड के नीचे आपका नाम लिख के, जैसे यहां पे लिखा है स्टीवन इज 18, यानी हमारा बेटा स्टीवन अब 18 साल का हुआ है. सो ऐसे ओकेजन्स पे, या मेरे बेटे की बर्थडे है, आप उसके नाम का पैकेजिंग बना सकते हो, उसके फोटोग्राफ के साथ, और कस्टमाइज्ड पैकेजिंग के साथ भी कैडबरी आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है, ताकि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सको और बच्चे को थोड़ा सा और ज्यादा स्पेशल फील करवा सको. वाह. सो कितना इन्होंने स्टडी किया होगा कि कब कब कहां कहां ओकेजन है जहां पे चॉकलेट लोगों को खिलाई जा सकती है या गिफ्ट की जा सकती है, और ऐसा कोई भी ओकेजन छूटना नहीं चाहिए. दैट इज हाउ, एंड दैट इज हाउ इन डेप्थ दे हैव डेवलप्ड देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन कस्टमर, इंडियन मार्केट, और इस मार्केट को कैसे कैप्चर करना चाहिए. नाउ कैडबरी, देयर इज अ कैडबरी फॉर एवरी ओकेजन. सो अब इनका ये स्लोगन है कि भाई ऐसा कोई ओकेजन नहीं जिसके लिए कैडबरी अवेलेबल ना हो. तो आपको मिठाई, ड्राई फ्रूट या किसी की चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है. आज ड्राई फ्रूट कितने पैक साइज में अवेलेबल है, क्लीन है कि नहीं, ताजा है कि नहीं, हमें नहीं पता. मिठाई फ्रेश है कि नहीं, हमें नहीं पता. कैडबरी बोलता है किसी को गिफ्ट करना है, सिर्फ ऑनलाइन लॉग इन करो, मेरी रेंज अवेलेबल है फॉर एवरी ओकेजन, ऑर्डर इट एंड फॉरगेट इट. एटलीस्ट आपको पता है कि भाई इनकी प्रोडक्ट की फ्रेशनेस होगी, या क्वालिटी होगी, पैकेजिंग होगा, स्टैंडर्ड होगा. सो दिस इज हाउ दे हैव रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द मिठाई एंड ड्राई फ्रूट मार्केट. वरना आज ये मार्केट शायद इससे भी बहुत बड़ा होता हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स का. नाउ क्रॉस सेलिंग. नाउ सेम कस्टमर, करोड़ों की तादाद में आपने कस्टमर बेस बना लिया है,
अब चॉकलेट तो आप उनको दे रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ सेम कस्टमर को और क्या प्रोडक्ट दी जा सकती है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेम रिटेलर के थ्रू हम क्या क्या बेच सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाला बॉर्नविटा बेच सकता है, जनरल स्टोर वाला बॉर्नविटा बेच सकता है, मेडिकल स्टोर वाला हॉल्स बेच सकता है। सो इन्होंने और प्रोडक्ट रेंज अपनी एक्सपांड की। इफ यू लुक एट बाइट्स, लिकेबल्स, हॉल्स, टैंग, ओरियो, और प्रोडक्ट दिए, सेम कस्टमर को कुछ और प्रोडक्ट दो। ये कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट करता है, रिटेलर आपके साथ कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ कनेक्टेड है, पूरा चैनल सेट है। अब नई नई प्रोडक्ट डालते जाओ और चैनल को एनकैश करते जाओ। सो जब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है तो उसमें अगर आप कोई एडिशनल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो तो 20-25% मार्केट शेयर आपको इजीली मिल जाता है। वो इसलिए कि आपने कुछ साल मार्केट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए ना। बालाजी ने पहले वेफर बेच के मार्केट बनाया, उसके बाद नमकीन्स लॉन्च किए, उसके बाद कई सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की, और आज हर प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट शेयर मिल रहा है या उनको अच्छी डिसेंट सेल मिल रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि उन्होंने कुछ साल मार्केट को डेवलप करने में इन्वेस्ट किया था, अपने आप को, अपनी कंपनी के रिसोर्सेस को। सो आपने और प्रोडक्ट्स दे दी। नाउ द सेवेंथ स्ट्रेटेजी दैट आई अंडरस्टैंड इज अपसेल। अपसेल इन द सेंस कि कल तक कस्टमर आपकी 10 रुपए की, 20 रुपए की डेयरी मिल्क खाकर खुश हो रहा था, देन दे अंडरस्टूड कि अब इंडिया में परचेस पावर बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, इंडिया में प्रॉस्पेरिटी डेवलप हो रही है, इंडिया आईटी में नंबर 1 हो रहा है, अब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आ रही है, घर का खर्च निकाल के एक्स्ट्रा पैसा अब लोगों के पास बचता है, इंडियन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, महंगी कार्स खरीद रहे हैं, अच्छे फैशन के ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं। मींस दिस इज द टाइम अब कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसा निकाला जा सकता है। एंड जब ये समझ में आया, दे इंट्रोड्यूस सिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स। इफ यू लुक एट, आज मैंने आई थिंक अगर चॉकलेट खाई है तो पहले 15 साल सिर्फ डेयरी मिल्क के अलावा मेरे पास 5 स्टार डेयरी मिल्क के अलावा ऑप्शन नहीं था। बट अगर आज आप देखोगे तो डेयरी मिल्क सिल्क, तो सिल्क में भी देयर इज अ ह्यूज रेंज, क्रिस्पेलो, मार्वेलस। लुक एट सिल्क में भी यहां मैंने 6 वेरिएंट रखे, शायद इसके बाद और भी है, बट दिस इज नॉट इनफ। इसके अलावा सिल्क, कैरामल और न जाने कितनी और वेरिएंट्स। आज अगर किसी को आप चॉकलेट देना चाहो, पहले एक 10 रुपए की डेयरी मिल्क से लोग खुश होते थे, आज अगर आप किसी को 10-20 रुपए की डेयरी मिल्क दो तो अगले का मुंह बिगड़ जाता है। आज सिल्क से नीचे की एक्सपेक्टेशन नहीं है गिफ्ट करने के लिए, और हम भी जब खाते हैं तो सिल्क से नीचे। सो 10-20 रुपए मुश्किल से स्पेंड करने वाला इंडियन कस्टमर आज 50 से लेके 150-200 रुपए तक स्पेंड करता है वन टाइम चॉकलेट खरीदने के लिए। बड़ा पैक साइज खरीदता है, प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदता है। सो ये मार्केट भी किसी और ब्रांड को कवर करने नहीं दिया, एंड खुद ही फिर अपसेल प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके आए और कस्टमर को हायर स्पेंडिंग की आदत डाली। तो पहले मार्केट सस्ती प्रोडक्ट चाहता था, सस्ता दिया। जैसे ही मार्केट की परचेस पावर बढ़ी, उन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर दी R&D करके। लुक एट द प्रोडक्ट रेंज, ओरियो सिल्क हो या वेलवेट हो या व्हाट नॉट, अमेजिंग प्रोडक्ट्स। सो नाउ यहां तक जो मैंने शेयर किया, इस कैडबरी ने पिछले 20-25 सालों में मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए और अपनी एक डोमिनेटिंग लीडरशिप अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए पिछले सालों 20-25 सालों में क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई की। नाउ जैसे मैंने पहले कहा कि इंडियन कस्टमर को बेचना है तो स्मॉल पैक बेचो या EMI दो या लो कॉस्ट की प्रोडक्ट दो। सिमिलरली मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और मुझे लगता है कैडबरी ने इसका बहुत सही इस्तेमाल किया है, एंड दैट इज 3 यूज ऑफ मार्केटिंग हम कहते हैं। अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो सबसे पहले नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाओ। नंबर ऑफ यूजर्स यानी ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है तो आज आपके पास अगर 1000 ग्राहक है तो 2000 ग्राहक करो, 2000 ग्राहक है तो 4000 पे पहुंचो। भारत में 138 से 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर आपके पास 1 करोड़ ग्राहक है तो अभी भी आप 1% से भी कम मार्केट आपके पास है। लेकिन हम इतनी मेहनत, ऑफकोर्स ये इजीली नहीं मिलता, इसके पीछे पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड बिना हिम्मत हारे, बिना गिव अप किए इसके पीछे लगातार एफर्ट की जरूरत है।
बट सेल्स बढ़ाना है तो या तो आप नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाओ, जो कैडबरी ने ऑफकोर्स किया, 1 रुपए की चॉकलेट देके नॉन यूजर को यूजर बनाया। फिर उसके बाद यूजेस बढ़ाओ, तो भाई कैडबरी खाने के लिए भी है, कैडबरी गिफ्टिंग के लिए भी है, कैडबरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पप्पू पास हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट करो, दिवाली में गिफ्टिंग करो, फिर खुद भी खाओ। सो इन्होंने मल्टीपल यूजेस अपनी प्रोडक्ट के लोगों को बताए। एंड द थर्ड इज यूसेज बढ़ाओ, यानी एक पर्सन साल में 100 ग्राम खाता है तो उसको 150 ग्राम पे ले जाओ, 150 खाता है तो उसको 200 ग्राम पे ले जाओ, कोई 500 ग्राम कंजम्पशन है पर पर्सन तो उसको 1 किलो पे ले जाओ और दिमाग वहीं लगाओ। सो ये 3U बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स। लेकिन इन सब के लिए चाहिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स चैनल मैनेजमेंट। सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में आप जितना अपना नॉलेज बढ़ाओ उतना कम है। और आज का मार्केट इतना डायनामिक है कि कैडबरी को शायद 20 साल मिले इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लेकिन आज का लेवल ऑफ कंपटीशन ऐसा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लाओ तुरंत उसकी कॉपी मार्केट में आ जाती है। ऐसे में मार्केट की लॉयल्टी को मेंटेन करना, मार्केट अर्न करना, ये ज्यादा स्ट्रगल वाला काम है और उसके लिए शायद ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए। अब हम क्या करते हैं, छोटे से मार्केट में किसी, मान लो सूरत शहर में या गुजरात में या एक पर्टिकुलर स्टेट में आपका थोड़ा सा सेल आ गया, मैं सूरत के टेक्सटाइल का एग्जांपल दूंगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपकी साड़ियां 100 करोड़ की बिक सकती है, लेकिन 5-7 करोड़ की सेल आई, आप खुश हो जाते हो और आप अपना ध्यान बिहार पे लगा देते हो या साउथ में लगा देते हो। पर जिस स्टेट में आप ऑलरेडी 7-8 करोड़ की सेल कर रहे हो वहां पे 8 का 16 करना शायद ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन गोइंग टू द न्यू स्टेट, एकदम कंप्लीटली नया स्टेट, नया कल्चर, नई प्रोडक्ट डिमांड, नई डिजाइन डिमांड्स। लेकिन हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम है कि हम एक साथ बहुत कुछ कवर करना चाहते हैं ना। जैसे मैंने कैडबरी का एग्जांपल आपको दिया, वैसे सिमिलर एग्जांपल एक और चॉकलेट ब्रांड है जो हाल ही में लॉन्च हुई 4-5 साल पहले। उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ होगा कि भाई अवर प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन 50 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उन देशों में जाके मांगो तो 10 में से 1 आउटलेट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो बोलने को तो आप 50 कंट्री वेबसाइट पे लिख रहे हो, लेकिन इन हर कंट्री से आपको क्या सेल आ रही है? डिसेंट वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हर मार्केट में यू आर ब्लीडिंग और हर मार्केट में आपको लॉस हो रहा है। इससे तो अच्छा है कि आप एक मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसमें लीडरशिप डेवलप करो, उस मार्केट से कमाओ और फिर वही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो दूसरे मार्केट को डेवलप करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट पेनिट्रेशन से ज्यादा मार्केट एक्सपेंशन हमको ज्यादा जाजी लगता है, बट एक्चुअली दैट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इनसेंसिबल ऑल्सो। सो जस्ट टू कंक्लूड, इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं और हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो आई थिंक सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंड योर मार्केट वेल। आपका कस्टमर कैसा है, उसका परचेस पावर क्या है, उसके मेंटल ब्लॉक्स क्या है, क्या चीजें जिसकी वजह से वो हमारी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, उसको क्या रोकता है, क्या बैरियर्स है जो उसको और हमें साथ जुड़ने से रोकते हैं। जितना ज्यादा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, सो मार्केट का टेस्ट पता होना चाहिए, उनकी परचेस पावर पता होनी चाहिए, मेंटल ब्लॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, तो आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर उस मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हो और उनके एक एक बैरियर को वन एट अ टाइम एड्रेस कर सकते हो। इतनी साउंड मार्केट वही डेवलप कर सकता है जो मार्केट को गहराई से समझता है, नंबर 1। दूसरा, जो सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, ऑफ कोर्स ये जार्गन है लेकिन सेगमेंटिंग को समझते सबसे पहले। बच्चों का ग्रुप एक सेगमेंट हुआ, यंगस्टर्स दूसरा सेगमेंट हुआ, सीनियर सिटीजन तीसरा सेगमेंट हुआ। तो सेगमेंटिंग या तो आप एज वाइज करते हो ना, मिठाई वाला सेगमेंट, त्योहार, ओकेजन, ये डिफरेंट सेगमेंट है। सो हर सेगमेंट के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उस ग्रुप को प्रॉपरली टारगेट करके उनके दिमाग में अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। दैट इज सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। आप बच्चों के लिए कर रहे हो तो फिर प्राइस भी वैसे चाहिए, पैकेजिंग भी बच्चों को जो पसंद आए वैसा होना चाहिए, पैक साइज भी छोटे होने चाहिए क्योंकि बच्चे एक साथ बड़ी क्वांटिटी में नहीं खाते। अवेलेबिलिटी, जहां बच्चे जाए वहां पे आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए। प्रमोशन में भी जहां तक हो सके बच्चों को जो पसंद है वैसे मैसेज, वैसी एडवर्टीजमेंट्स, वैसे आइडियाज लगाने पड़ते हैं। प्रोडक्ट के फीचर्स भी बच्चों को पसंद हो वैसे होने चाहिए। जैसे ही आप यूथ को टारगेट करोगे आपकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल जाती है। वैसे ही जैसे आप सीनियर को टारगेट करोगे तो पैकिंग, पैक साइज, प्रेजेंटेशन, फीचर्स,
एडवर्टीजमेंट का मैसेज, सब कुछ बदल जाता है। और तीनों को इंडिपेंडेंटली टारगेट करना पड़ता है। हम अक्सर एक ही एडवर्टीजमेंट से सभी सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं और एक ही एड में अपनी सारी प्रोडक्ट को हाईलाइट कर देते हैं। बट इफ यू गो बैक एंड चेक, एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट की एड, अगर 5 स्टार है तो 5 स्टार की ही एड होगी। 5 स्टार की एड बच्चों के लिए होगी तो मैसेज अलग होगा, 5 स्टार की एड बड़ों के लिए होगी तो मैसेज बहुत अलग होगा। लेकिन हमको शॉर्टकट मारना है, हमको एक साथ सब कुछ बता देना है कस्टमर को, लेकिन कस्टमर इससे कंफ्यूज होता है, कस्टमर को कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। ऐसी एड्स कस्टमर देखते तो है लेकिन आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रेजेंटेशन को एंजॉय किया, बहुत सारी चीजें इनसाइट आपको मिली होगी इस प्रेजेंटेशन से और आप इसमें से कई सारी चीजें अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। नाउ आज जो भी कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर उससे कनेक्टेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज इस पेज पर आप अपने क्वेश्चन शेयर करो। आपके कोई फीडबैक्स है, आपकी कोई क्वेरीज है या कोई सजेशन है, प्लीज शेयर करो हमारे साथ। इफ यू वांट कि मैं फ्यूचर में कुछ और डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स पे आपके साथ बात करूं तो फिर वो टॉपिक भी आप शेयर कर सकते हो कि मुझे इसके बारे में जानना है। हो सकता है कि सेम टॉपिक के बारे में दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सो आई कैन एड्रेस देम थ्रू FB लाइव या यूट्यूब पे कोई वीडियो रिलीज करके मैं उस क्वेश्चन के बारे में भी कोई अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकता हूं। So if you have liked this, I request you to get connected with us. Facebook पर असलम चारनिया का अकाउंट भी है, असलम चारनिया का पेज भी है एंड लेट्स मल्टीप्लाई नाम का ग्रुप भी है। नाउ स्पेसिफिक जो एंटरप्रेन्योर है और अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सीरियस है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेट्स मल्टीप्लाई ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम बिजनेस को कैसे मल्टीप्लाई करें उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। The next is Let's Multiply group on Telegram. Let's Multiply again LinkedIn पे आपको असलम चारनिया का भी अकाउंट मिलेगा and as well as Let's Multiply group भी है। So you can get connected with us through all these social media platforms. इसके अलावा असलम चारनिया की एक YouTube चैनल है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हम पोस्ट करेंगे आप तक उसकी अपडेट पहुंचेगी। एंड अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो then there is a website www.aslamcharania.in. You can visit the website and of course know more about me and my background and also access lot of content. website पर भी बहुत सारा content हमने अपलोड किया हुआ है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट पे लॉगिन करो और आपको अगर वो डिसफंक्शनल लगे तो शायद अंडर मेंटेनेंस होगी, 1-2 दिन में दैट वुड बी अपलोडेड, सो यू कैन एक्सेस द वेबसाइट। नाउ बिफोर आई साइन ऑफ, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी एंटरप्रेन्योर्स एज यू कैन। जो बिजनेसमैन आज बिजनेस कर रहे हैं उन सबको ये नॉलेज की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। एज वेल एज बिजनेसमैन की जो 2nd या 3rd जनरेशन के बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कल अपने फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं, आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, उन यंगस्टर्स तक इस वीडियो को आप जरूर पेनिट्रेट करें, उनके साथ शेयर करें और उन्हें एनकरेज करें कि वो इन वीडियोस को देखें, ताकि आगे चल के वो अपने बिजनेस के लिए अभी से कोई साउंड प्लानिंग कर सके, अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप कर सके, ताकि जब वो बिजनेस को ज्वाइन करे, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाए उसकी उनको क्लैरिटी अभी से मिले। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग टाइम विद मी एंड keep encouraging me like this so that I can share more videos with you. And yes, of course I wanted to share one more thing is बहुत जल्दी हम एक लाइव वेबिनार भी कर रहे हैं। If you are interested, just keep watching the pages. बहुत जल्द आपको उसकी डिटेल्स मिलेगी and we'll be discussing in the webinar with two-way discussions and lot of ideas, and उस टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी एडवांस में शेयर कर सकते हो। वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक्स आपके साथ 2 दिन में शेयर कर दी जाएगी। Thank you very much for joining with me. Thank you.